हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्व विभाग और राजस्व परिषद के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं कि री एग्जाम आपका जो पटवारी परीक्षा है उसमें राजस्व विभाग से संबंधित तथ्य पूछे जा सकते हैं। जैसा वर्तमान में पेपर बन रहा है तो ये एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्व बोर्ड पढ़ेंगे, राजस्व विभाग से संबंधित कार्यप्रणाली, संरचना, सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ विषय सूची के अंतर्गत दिया गया है, हम राजस्व विभाग का परिचय, राजस्व परिषद की संरचना, राजस्व पुलिस व्यवस्था, कानूनी ढांचा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान में क्या राजस्व विभाग की स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसमें क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो सभी चीजों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर राजस्व विभाग का परिचय है। राजस्व विभाग के परिचय में यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो राजस्व विभाग प्रवर्तन प्रशासन का हिस्सा है। एक प्रश्न तो ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विभाग प्रवर्तन प्रशासन का हिस्सा नहीं है। तो प्रवर्तन प्रशासन का मतलब है कि वो सभी विभाग जो अपने नियम, कानूनों, विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए कार्य करते हैं। यानी जिन विभागों के पास नियमों को लागू करवाने की शक्तियां होती हैं उन्हें हम प्रवर्तन प्रशासन का हिस्सा मानते हैं। राज्य में खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रसाधन हो गया, पुलिस हो गया, आपके पास खनन विभाग हो गया, कर विभाग हो गया, अनेक विभाग प्रवर्तन प्रशासन का हिस्सा है। वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखते रहेंगे। दूसरा, राजस्व विभाग भी एक प्रवर्तन प्रशासन का हिस्सा है। दूसरा, इस विभाग के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं। मजिस्ट्रेट की शक्तियों से तात्पर्य क्या है? ये विभाग प्रथम दृष्टता जांच कर सकता है, ये विभाग सुनवाई का अधिकार रखता है, गिरफ्तारी के आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं वो भी राजस्व अधिकारियों के पास होती हैं। तो एक तो आपको सबसे पहले ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि ये एक प्रवर्तन प्रशासन का हिस्सा है, दूसरा इस विभाग के पास मजिस्ट्रेट शक्तियां होती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास अब इस विभाग से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद राजस्व विभाग का सर्वोच्च न्यायिक और प्रशासनिक निकाय है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये राजस्व विभाग का सबसे बड़ा न्यायिक और प्रशासनिक निकाय है। सीधा प्रश्न भी आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च न्यायिक प्रशासनिक निकाय कौन सा है, तो याद रखना है राजस्व परिषद है, रेवेन्यू काउंसिल है। रेवेन्यू काउंसिल जो है उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्य करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष। ये सब चीजें आगे देखेंगे हम। यहाँ संगठन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि राजस्व परिषद का गठन 11 मई 2012 को उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया। यदि आपके पास पेपर में पूछता है कब राजस्व परिषद का गठन हुआ तो ध्यान रखेंगे 11 मई 2012 को राजस्व परिषद का गठन किया गया, जिसमें ये सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, आपके पटवारी, लेखपाल वगैरह, या आपका राजस्व निरीक्षक, कानूनगो, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सभी पदाधिकारी, ये सभी कर्मचारी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यदि अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर तो राजस्व परिषद की न्यायिक व्यवस्था में आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ये बताइए राजस्व परिषद के अधीन 2 सर्किट कोर्ट कहाँ बनाए गए हैं, तो याद रखना है आपको, एक सर्किट कोर्ट गढ़वाल मंडल का राजस्व परिषद का पौड़ी गढ़वाल में है, और दूसरा कुमाऊं मंडल के लिए जो सर्किट कोर्ट राजस्व परिषद ने बनाया है वो नैनीताल में है। तो गढ़वाल के मामलों की सुनवाई पौड़ी वाले सर्किट कोर्ट में होती है और कुमाऊं के मामलों की सुनवाई नैनीताल सर्किट कोर्ट में होती है। ध्यान रखना है, राजस्व परिषद के अधीन 2 सर्किट कोर्ट है, एक पौड़ी गढ़वाल में और दूसरा नैनीताल में। बाकी रही बात देहरादून और हरिद्वार की, तो देहरादून और हरिद्वार के जो राजस्व संबंधी मामले हैं उनकी सुनवाई मुख्यालय में ही की जाती है। अगर मामलों की बात करूं मैं कि इन सर्किट कोर्ट में कौन कौन से विषयों पर, कौन कौन से मामलों पर चर्चा होती है, कौन कौन सी चीजों की न्यायिक समीक्षा होती है, तो वो जिम्मेदारियां यहां दी गई है। जैसे चकबंदी से संबंधित मामला है, भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन से संबंधित है, राजस्व वसूली या राजस्व पुलिस से संबंधित मामला है, राजस्व मामला है, बजट जो राजस्व विभाग का उससे संबंधित है, भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामला है, सेवा नियम, ये सभी चीजों पर यहाँ पर राजस्व कोर्ट के अंतर्गत जो है
वो चर्चा होती है। यदि अगर हम बात करेंगे राजस्व पुलिस व्यवस्था की, तो राजस्व पुलिस व्यवस्था को पटवारी पुलिस व्यवस्था भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं। और राज्य में पटवारी पुलिस व्यवस्था जो है वो बहुत बड़े भूभाग पर है। 2023 तक लगभग 65% भूभाग पर राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था है। यदि अगर हम बात करें तो यहाँ पटवारी की दोहरी भूमिका है। राजस्व पुलिस व्यवस्था के कारण पटवारी यहाँ दो भूमिकाओं में है। पहला, वो भू राजस्व अधिकारी है जिसका काम भूमि की पैमाइश, भूमि के अभिलेख तैयार करना और उनका रखरखाव करना है। दूसरा, वो एक पुलिस अधिकारी भी है जिसका कार्य कानून व्यवस्था संभालना और अपराध का रोकथाम करना है। ये पटवारी की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि राजस्व विभाग को पुलिसिंग की भी पावर दी गई है, पुलिस की भी शक्तियां दी गई है। यदि अगर हम बात करें तो इस विभाग में पटवारी उप निरीक्षक के समान, जैसे पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर का काम होता है, वैसे ही राजस्व विभाग में पटवारी का कार्य होता है। जैसे पुलिस विभाग में डीएसपी का कार्य होता है, वैसे ही यहाँ पर नायब तहसीलदार का कार्य होता है। पटवारी किसी वीआईपी मूवमेंट में प्रोटोकॉल अधिकारी भी होता है। ये चीजें आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि पटवारी पुलिस व्यवस्था को गांधी पुलिस कहा जाता है। इसे गांधी पुलिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्व अधिकारियों के पास हथियार नहीं दिए जाते हैं, इसलिए इसे अहिंसात्मक व्यंग्य के तौर पर गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आगे बढ़े तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 हमारे पास आया था। इस अधिनियम के तहत दोहरी व्यवस्था की गई है। दोहरी व्यवस्था का मतलब क्या है कि जैसे ये अधिनियम कहता है कि हम दो प्रकार की व्यवस्था करेंगे, एक है रेगुलर पुलिस सिस्टम और एक है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, यानी नियमित पुलिस व्यवस्था और राजस्व पुलिस व्यवस्था। ये दो प्रकार की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई है। जैसे शहरों में, कस्बों में, शहरों के पास गांवों में, चार धाम यात्रा मार्ग पर यहाँ काम होगा पुलिस का। इन क्षेत्रों में व्यवस्था को संभालने का कार्य पुलिस का है। जबकि पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी चौकियों के माध्यम से पुलिस थाने की तरह कार्य जो है वो राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शहरी क्षेत्र में हमारे पास जो है वो पुलिसिंग सिस्टम है, लेकिन पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास राजस्व पुलिस व्यवस्था है। ये दोहरी व्यवस्था की गई है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व डीजीपी के द्वारा किया जाता है, जो एक आईपीएस अधिकारी होता है। वहीं राजस्व पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व एक आईएएस अधिकारी, जो राजस्व आयुक्त होते हैं, जो महानिदेशक होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अगर हम इस विभाग के अंतर्गत ऐतिहासिक विवरण पर आए तो आप जानते हैं कि राजस्व पुलिस व्यवस्था का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। संगौली की संधि के बाद उत्तराखंड दो भागों में बंट गया था। एक था ब्रिटिश उत्तराखंड, जिसमें कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जिसको बाद में जाना गया। टिहरी रियासत एक अलग हिस्सा था। तो इन दो हिस्सों में उत्तराखंड संगौली की संधि के तहत बंट गया था। जब अंग्रेज उत्तराखंड में आए, उन्होंने यहाँ गोरखाओं को परास्त किया और उसके बाद एडवर्ड गार्डनर, कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल यहाँ पर कमिश्नर बनकर के आए। तो ट्रेल ने पहली बार पटवारी की नियुक्ति की, पटवारी के पद सर्जित किए, ये आप जानते हैं। यदि अगर हम यहाँ पर पुलिस थानों की व्यवस्था की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र में उस दौर में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुलिस थाने स्थापित किए गए थे, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 1837 में अल्मोड़ा में पहला पुलिस थाना स्थापित किया गया। ये ब्रिटिश प्रशासन द्वारा नियमित किया जाने वाला, यानी ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा मॉनिटर किया जाने वाला पहला पुलिस थाना था। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। दूसरा, 1843 ईस्वी में रानीखेत के अंतर्गत पुलिस थाने की स्थापना होती है। ये दूसरा पुलिस थाना था। तो आप यहाँ अगर हम देखेंगे तो अल्मोड़ा पुलिस व्यवस्था के अधीन था, रानीखेत पुलिस व्यवस्था के अधीन था, नैनीताल पुलिस व्यवस्था के अधीन था। बाकी कुमाऊं का संपूर्ण क्षेत्र राजस्व पुलिसिंग के अधीन रखा गया था, जो वर्तमान में भी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अधीन आता है। अगर यहाँ पर हम ट्रेल के बारे में बात करें तो कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने भारत के गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर कहा कि इस पर्वतीय क्षेत्र में अपराध दर लगभग शून्य है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में अपराधों की दर बहुत कम है, न्यून है, नगण्य है। इसलिए यहाँ पर जो है पुलिसिंग व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। यहाँ राजस्व व्यवस्था से ही पुलिसिंग का कार्य करवाया जा सकता है।
तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है, ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। यदि अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास अब इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 4 अधिनियम आपके पास या अध्यादेश, अधिनियम एक्ट आपके पास या ऑर्डिनेंस आपके पास जो अध्यादेश हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। सबसे पहला इसमें जो अधिनियम है वो अधिसूचित जिला अधिनियम है 1874 का। ध्यान रखेंगे, अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है, इसने राजस्व पुलिस को पुलिसिंग का अधिकार दिया। अगर आपको पूछेगा किस अधिनियम के तहत राजस्व पुलिस को पुलिसिंग का अधिकार मिला, तो अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत, यानी पटवारी को पुलिस की पावर इसी अधिनियम से मिली। दूसरी बात यहाँ पर, स्थानीय प्रशासन को अनुसूचित जिलों में आपराधिक न्याय प्रणाली लागू करने के लिए अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार, यानी जो लोकल गवर्नेंस है वहां पर उनको अनुसूचित जिलों में यानी शेड्यूल जिलों में आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी इसी अधिनियम के द्वारा मिला। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा अधिनियम आपके पास कुमाऊं पुलिस अधिनियम है, ये अधिनियम 1916 में आया। कुमाऊं पुलिस अधिनियम का अंतर्गत अगर आप देखोगे तो ये जो अधिनियम जिन क्षेत्रों में लागू था वो नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी के पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत ये कुमाऊं पुलिस अधिनियम 1916 जो है वो लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? इन क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था शुरू की और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ढांचा दिया गया जो है वो इस अधिनियम के द्वारा। तो अधिनियम की तिथि आप ध्यान रखेंगे कि कुमाऊं पुलिस अधिनियम 1916 में आया, अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 में आया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है टिहरी गढ़वाल राजस्व अधिकारी अध्यादेश जो है ये 1956 में जारी किया गया। ये अध्यादेश क्या था? टिहरी गढ़वाल राजस्व अधिकारी अध्यादेश क्या था? तो इसके माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले में लागू किया गया, जो पहले टिहरी राज्य के अंतर्गत आता था। टिहरी राजशाही के अंतर्गत आने वाला टिहरी और उत्तरकाशी का जो क्षेत्र था वहां के लिए ये अध्यादेश लाया गया और 4 मार्च 1958 को सरकारी आदेश जारी करने के बाद राजस्व अधिकारियों को पुलिस के अधिकार दे दिए गए। तो आपसे अलग अलग क्षेत्र में पूछेगा कि कब राजस्व अधिकारियों को पुलिस के अधिकार मिले। जैसे मैं आपसे पूछूं कि किस वर्ष जो है टिहरी गढ़वाल में या उत्तरकाशी में पटवारी को पुलिसिंग के अधिकार मिले या राजस्व अधिकारियों को पुलिसिंग के अधिकार मिले, तो आपको ध्यान रखना है 4 मार्च 1958 को। और कौन से अध्यादेश के तहत? तो टिहरी गढ़वाल राजस्व अधिकारी अध्यादेश 1956। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है जौनसार भावर परगना अध्यादेश आया आपका 1958 के अंतर्गत। ये चक्राता की जनजातीय तहसील और जिला देहरादून के अंतर्गत लागू किया गया। यहाँ पटवारियों को पुलिस व्यवस्था के अधिकार इस अध्यादेश के माध्यम से मिले। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कौन से क्षेत्र में पटवारियों को किस अधिनियम, किस अध्यादेश के तहत पुलिसिंग की शक्तियां मिली, ये आप इससे अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें वर्तमान स्थिति की, वर्तमान समय में क्या स्थिति है, एक बात आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि जनवरी 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करके और पुलिसिंग का संपूर्ण कार्य नियमित पुलिस व्यवस्था को सौंपा जाए, यानी पटवारी के पास से पुलिसिंग की पावर ले ली जाए वापस, पटवारी को पुलिसिंग की शक्तियां न दी जाए। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करो। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत याचिका दायर की। 2022 में, अक्टूबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक निर्मम हत्या राज्य में हुई, जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को, हाईकोर्ट के निर्देश को पालन करने का निर्णय लिया। यानी हाईकोर्ट सही कह रहा है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था में काफी सारी चीजें डिले हो जाती है,
जिसकी वजह से कार्रवाई सही समय पर नहीं हो पाती है। इसलिए इस पुलिस व्यवस्था को समाप्त करके यहाँ पर जो है वो सभी शक्तियां नियमित पुलिस को दे देनी चाहिए। इस प्रकार जो है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद ये सामने आया। दूसरी ओर अगर हम यहाँ देखें तो चरणबद्ध परिवर्तन योजना जो है, पहला चरण इसमें क्या है, महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध, पोक्सो जघन्य अपराधों को तुरंत नियमित पुलिस को सौंपना। यानी ऐसे जितने भी अपराध हैं वो इनकी जांच जो है वो पटवारी नहीं करेगा, इनको तुरंत जो है किसको सौंपा जाएगा, यहाँ पर पुलिस को सौंपा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। दूसरा चरण क्या है, शेष क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजना तैयार करना और अंतिम लक्ष्य है कि अगले 2-3 वर्षों में पूर्ण परिवर्तन करना। यदि हम फरवरी 2023 की प्रगति देखें तो फरवरी 2023 में 6 नए पुलिस स्टेशन बनाए गए और 20 नई पुलिस चौकियां खोली गई, जो पहले राजस्व पुलिस क्षेत्र में आता था। यानी लगभग जो है 26 क्षेत्रों को जो राजस्व पुलिस व्यवस्था के अधीन थे, उन्हें अब जो है वो पुलिसिंग, नियमित पुलिसिंग के अधीन रख दिया गया है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लास पसंद आई होगी और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।